उस दिन से उस हवेली पर कोई नहीं रहता। गांव की कुछ लोग कहते हैं कि रात में वहां किसी लड़की की अजीबो गरीब आवाज सुनाई देता है। यह सुनते ही मानो अर्जुन के पैर के नीचे जमीन धंस गया। दादाजी, आखिर वो लड़की कौन थी? दादाजी बिना बोले कुछ देर तक चुप रहे। वह तो मुझे भी पता नहीं है बेटा, आखिर वो लड़की कौन थी? कहते हैं इस दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानों के पास नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान उन सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़े तो कई बार उसे जवाब नहीं बल्कि ऐसी सच्चाई मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और मुकेश ने भी उस रात अनजाने में एक ऐसा ही कदम उठा लिया था। रघुनाथ और उनकी पत्नी की मौत को लगभग 1 साल बीत चुका था। समय आगे बढ़ चुका था, लेकिन मुकेश की जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। पहले वह घंटों बैठकर पेंटिंग बनाता था, दोस्तों के साथ हंसता बोलता था, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुका था। उसने खुद को समझा लिया था कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब उसे सिर्फ अपनी पत्नी अंजलि के लिए जीना था। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। हर सुबह अलार्म बजते ही वह उठ जाता। अंजलि उसके लिए नाश्ता बनाती, दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते। फिर मुकेश अपनी कार की चाबी उठाता और ऑफिस के लिए निकल जाता। उसका ऑफिस शहर में था और भानपुर गांव से शहर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। बीच में एक लंबा सुनसान जंगल पड़ता था। दिन के समय वह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता। लोग आते जाते दिखाई देते, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती उसी रास्ते का रंग बदलने लगता। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर फैल जाती, हवा कुछ ज्यादा ठंडी महसूस होती और जंगल का सन्नाटा दिल में अजीब सी बेचैनी भर देता। शुरू में मुकेश इस बात पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब बात महसूस होने लगी। जब भी वह रात को ऑफिस से लौटता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी कार के पीछे पीछे चल रहा हो। वह तुरंत रियर व्यू मिरर में देखता, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरी सड़क दिखाई देती। कई बार उसे लगता शायद यह सब उसके मन का वहम है। आखिर पिछले कुछ महीनों में उसने इतना कुछ खोया था कि डर अब उसके दिमाग का हिस्सा बन चुका था। वह खुद को समझाता, मुकेश, बेकार की बातें मत सोच, और कार चलाता रहता। दिन बीतते गए। हर दिन वही दिनचर्या, सुबह घर से ऑफिस, शाम ऑफिस से घर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, बुरे समय के आने से पहले जिंदगी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। और ठीक वही मुकेश के साथ भी होने वाला था। उस दिन ऑफिस में काम उम्मीद से कहीं ज्यादा था। एक फाइल खत्म होती तो दूसरी मेज पर आ जाती। जब तक वह अपना काम पूरा करके बाहर निकला, तब तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। उसका ऑफिस की ड्यूटी के टाइम लगभग 6 बजे खत्म हो जाता था। ऑफिस की पार्किंग लगभग खाली हो चुकी थी। गार्ड भी ऊँघने लगा था। मुकेश ने अपनी घड़ी देखी। आज तो बहुत देर हो गई, अंजलि भी इंतजार कर रही होगी। अरे बेटा मुकेश, आज तो बहुत देर कर दी। मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम आज ऑफिस में ही रुक जाओगे। रोज तो तुम 6 बजे तक निकल जाते हो, लेकिन आज घड़ी देखो, 11 बजने वाले हैं। मुकेश हल्का सा मुस्कुराया। क्या करूं काका, आज काम ही इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। एक फाइल खत्म करता तो दूसरी सामने आ जाती। काम तो चलता रहेगा बेटा, लेकिन इतनी रात को उस जंगल वाले रास्ते से अकेले मत जाया करो। पता नहीं क्यों आज का मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे काका,
आप भी ना, मैं रोज उसी रास्ते से आता जाता हूं। अब तो उस रास्ते की हर मोड़ मुझे याद हो गई है। चिंता मत कीजिए, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। गार्ड कुछ पल तक उसे देखता रहा। बेटा, रास्ता कितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, रात का अंधेरा हर रास्ते को बदल देता है, इसलिए संभल कर जाना। मुकेश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी काका। इतना कहकर वह अपनी कार के पास चला गया। इंजन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसकी कार ऑफिस की पार्किंग से बाहर निकलकर उस सुनसान सड़क की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में शहर की रोशनी पीछे छूट गई। सामने अब सिर्फ लंबी सुनसान सड़क थी। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट से ज्यादा अंदर नहीं जा पा रही थी। मुकेश ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया। अब कार के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर डरावना सन्नाटा। न जाने क्यों आज उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी कार को लगातार देख रहा हो। उसने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। करीब 10 मिनट बाद अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर कोई खड़ा था। मुकेश ने पहले सोचा शायद कोई पेड़ होगा, लेकिन जैसे जैसे कार पास पहुंची उसे साफ दिखाई देने लगा। वह एक लड़की थी, लंबे खुले बाल और सिर हल्का सा झुका हुआ। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी। मुकेश ने अचानक ब्रेक दबा दिया। कार उसके पास से कुछ ही दूरी पर रुक गई। मुकेश कुछ पल तक कार के अंदर बैठा उसे देखता रहा। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। इतनी रात को इस जंगल में ये लड़की अकेली क्या कर रही है? कुछ सेकंड तक मुकेश कार के अंदर बैठा रहा। उसकी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन वह अब भी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। न वह इधर उधर देख रही थी, न किसी से मदद मांग रही थी और न ही वहां से जाने की कोई कोशिश कर रही थी। मुकेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने धीरे से कार का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आसपास के पेड़ों की डालियां लगातार हिल रही थीं। अगर मैं इसे यहीं छोड़कर चला गया और इसके साथ कुछ गलत हो गया तो? एक पल के लिए उसके मन में यह भी आया कि बिना रुके आगे निकल जाए, लेकिन अगले ही पल उसने कार का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतर गया। ठंडी हवा अब पहले से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। कार की हेडलाइट्स के अलावा वहां कोई दूसरी रोशनी नहीं थी। मुकेश ने सावधानी से लड़की की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। मुकेश उसके सामने जाकर कुछ पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, क्या आप ठीक हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस इतना पूछ रहा हूं कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? अगर आपको कहीं जाना है या किसी मदद की जरूरत है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस बार लड़की ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे मुकेश की आंखों पर टिक गईं। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी।
उसमें न खुशी थी न अपनापन, बस एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। मुकेश एक पल के लिए असहज हो गया। घबराइए मत, मेरा नाम मुकेश है। मैं यहीं भानपुर गांव में रहता हूं। अगर आप रास्ता भटक गई हैं तो आराम से बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लड़की कुछ देर तक उसे देखती रही। मैं काम की तलाश में निकली थी। किसी ने कहा था कि इस तरफ कहीं काम मिल सकता है, इसलिए मैं इसी रास्ते से चली आई। लेकिन आपने शायद रास्ता गलत चुन लिया है। शहर तो इस जंगल के दूसरी तरफ भी नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टी दिशा में है। अगर सच में काम की तलाश में निकली थी, तो फिर आप इस सुनसान जंगल में कैसे पहुंच गई? यह सवाल सुनते ही लड़की कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। फिर उसने एक बार फिर मुकेश की तरफ देखा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे उसने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की हो। मुकेश ने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है, इसलिए उसने उससे और कोई सवाल नहीं किया। उसी समय आसमान में अचानक तेज गर्जन हुई। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। कुछ ही देर पहले तक जो आसमान बिल्कुल शांत था, अब वहां चारों तरफ काले बादल छा चुके थे। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। मुकेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई घर नहीं था और न ही किसी इंसान की आवाज। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। अभी मौसम बिगड़ते जा रहा है, इसे यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मुकेश कई बार सोच चुका था कि अगर घर में कोई मदद करने वाला मिल जाए तो अंजलि को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसने लड़की की तरफ देखा। देखिए, अगर आपको सच में काम की जरूरत है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लड़की ने पहली बार हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी पत्नी अंजलि दिन भर अकेले घर का सारा काम करती है। कई बार मैं भी सोचता हूं कि उसे किसी की मदद मिल जाए ताकि उसका बोझ थोड़ा कम हो सके। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे घर चल सकती हैं। लड़की कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुकेश को देख रही थीं। फिर एक बार फिर उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। आइए, बारिश भी आने वाली है, यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। अच्छा, मैं तो आपका नाम पूछना भूल गया। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो चुप ही खड़ी रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अवंतिका। लड़की कार की तरफ बढ़ी, लेकिन बैठने से पहले वो एक पल के लिए जंगल की तरफ मुड़ी। उसने घने अंधेरे की ओर देखा और बहुत हल्के से मुस्कुराई। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। मुकेश ने एक गहरी सांस ली, कार स्टार्ट की और धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाया। हेडलाइट की रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। मुकेश की कार सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। मुकेश की कार धीरे धीरे आकर उसके घर के सामने रुकी। इंजन बंद होते ही चारों तरफ फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया। मुकेश कुछ पल तक स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया। अवंतिका बिना कुछ बोले कार से नीचे उतरी। उसने एक बार घर की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो उसी घर को बिना पलक झपकाए देखती रही। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद उसे दिखाई भी न दे। मुकेश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे से आवाज लगाई। अंदर से जल्दी जल्दी कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अंजलि तेजी से बाहर आई।
उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुकेश पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली। लेकिन राहत का वो पल ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि अगले ही पल उसकी नजर मुकेश के पीछे खड़ी उस अनजान लड़की पर जा ठहरी। अंजलि कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने पहले मुकेश को देखा, फिर उस लड़की को। मुकेश, आज इतनी देर कैसे हो गई? पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं तो घबरा ही गई थी। लेकिन ये लड़की कौन है? पहले अंदर चलते हैं, रास्ते में बहुत देर हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बताता हूं। तीनों घर के अंदर आ गए। अंजलि की नजरें अब भी बार बार उसी लड़की पर जा रही थीं। उसे न जाने क्यों उसके चेहरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह अंदर वाले कमरे की तरफ गया। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और अवंतिका की तरफ देखा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। रास्ता लंबा था, तुम भी काफी थक गई होगी। पहले थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें सुबह आराम से कर लेंगे। अवंतिका ने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिला दिया। देखो, अभी के लिए तुम इसी कमरे में रह सकती हो। कोई परेशानी हो तो बेझिझक बता देना। हमारा कमरा यहीं सामने है। अभी तुम आराम कर लो, सुबह आराम से बातें भी हो जाएगी और घर के काम के बारे में भी समझा दूंगा। अवंतिका ने धीरे धीरे सिर उठाकर मुकेश की तरफ देखा। आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। अच्छा, अब आराम करो, रात भी काफी हो चुकी है। ये कहकर मुकेश और अंजलि वहां से चले गए। पूरा बरामदा फिर से खामोश हो गया। दूर कहीं हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मुकेश कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा, उसने देखा अंजलि खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? अंजलि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मुकेश, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। किसी की तकलीफ देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ते। शायद यही वजह है कि मैंने कभी तुम्हारे किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती? सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुसीबत में फंसी लड़की की मदद करके उसे घर ले आया? बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैं समझती हूँ कि तुमने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। अगर उसकी जगह कोई और होता तब भी शायद तुम यही करते। लेकिन क्या तुम्हें उसकी एक भी बात अजीब नहीं लगी? कैसी बात? जब से वह इस घर में आई है, मैंने उसके चेहरे पर न डर देखा, न घबराहट, न थकान। सोचो जरा, एक लड़की आधी रात, सुनसान जंगल, अकेली, अगर सच में किसी मुसीबत में होती तो उसके चेहरे पर कुछ तो दिखाई देता। लेकिन उसके चेहरे पर तो जैसे कोई भाव ही नहीं था। और उसकी वह अजीब सी मुस्कान, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कमरे में कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। मुकेश ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। अंजलि, हो सकता है तुम ज्यादा सोच रही हो। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई अपने डर को जाहिर करता है तो कोई उसे अपने अंदर ही छिपा कर रखता है। सिर्फ किसी के चुप रहने से हम उसके बारे में गलत राय नहीं बना सकते। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जिसके ठीक सामने अवंतिका का कमरा था। न जाने क्यों उस रात अंजलि की आंखों में नींद तो थी,
लेकिन उसके मन को जरा भी सुकून नहीं था। उस रात के बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरुआत के 1-2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दिया। मुकेश हर रोज की तरह सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को वापस घर लौट आता। घर की जिम्मेदारियां पहले की तरह अंजलि संभालती थी। अब अवंतिका भी उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। लेकिन जितना समय बीत रहा था उतना ही अंजलि के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ रहते हुए अंजलि को एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। ऐसा लगता जैसे घर में कोई अनजान साया हर समय उसके आसपास मौजूद हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि सब्जियां धोकर रखना, अभी तक वैसे की वैसी पड़ी हैं। हर काम मुझे दोबारा क्यों बताना पड़ रहा है? मैं अभी करने ही जा रही थी। हर बार यही कहती हो, अभी करने जा रही थी। घर के काम में समय का बहुत महत्व होता है। अगर हर काम देर से होगा तो पूरा दिन बिगड़ जाएगा। अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप सब्जियां उठाई और अपना काम करने लगी। अंजलि का गुस्सा उसके लिए धीरे धीरे और बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा कई बार हुआ। कभी झाड़ू लगाने की बात पर, कभी खाना बनाने के समय, तो कभी घर के किसी छोटे से काम को लेकर। अंजलि किसी न किसी बात पर अवंतिका को टोक देती और हर बार अवंतिका बिना बहस किए सिर्फ चुपचाप उसकी बात सुन लेती। लेकिन उसकी वही शांत मुस्कान अंजलि को भीतर तक परेशान कर देती। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद मुकेश अपने कमरे में बैठा था। अंजलि धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पल तक चुप खड़ी रही। मुकेश, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पता नहीं तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, लेकिन मैं अब अवंतिका के साथ सहज महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मैं जितना उसे समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही वह मुझे और अजीब लगने लगती है। उसके चेहरे पर हर समय वही मुस्कान रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह मेरी हर बात पहले से जानती हो। मुझे उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंजलि, तुम फिर वही बात सोच रही हो सकता है उसका स्वभाव ही ऐसा हो। हर इंसान अपनी भावनाएं एक जैसे नहीं दिखाता। तुम उसे थोड़ा समय दो। मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरा मन बार बार मुझे किसी अनहोनी का एहसास करा रहा है। बेकार की बातें मत सोचो, सब ठीक है और आगे भी सब ठीक रहेगा। लेकिन अंजलि के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठ गई। उसने अपना एक छोटा सा बैग तैयार किया। मुकेश की भी नींद खुल गई। इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई? हाँ, गांव होकर आना है। माँ की तबीयत के बारे में खबर मिली थी, सोचा एक बार मिलाऊं। मेरा भी मन था तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। छुट्टी लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगले दिन शाम होने से पहले अंजलि घर लौट आई। न जाने क्यों उसने सबसे पहले अवंतिका के कमरे की तरफ देखा। रात के करीब 2 बज चुके थे। मुकेश और अंजलि उनके कमरे में सो रहे थे। तभी किसी की जोर से चीखने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही अंजलि और मुकेश की नींद खुल गई। उन्होंने जाकर देखा तो वो आवाज अवंतिका की कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोला था। दोनों अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों की तले जमीन धंस गई। अवंतिका एक कोने में खड़ी होकर फुट फुट के रो रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह दर्द से बार बार जोर जोर से चीख रही थी।
अवंतिका, क्या हुआ तुम्हें? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? सांस लो, आराम से सांस लो। बताओ आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पूरे शरीर में एक एक करके नुकीली सुइयां चुभो रहा हो। मैं ये दर्द सह नहीं पा रही। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। घबराओ मत, शायद अचानक तबीयत खराब हो गई है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तुम अभी ज्यादा मत सोचो, पहले थोड़ा आराम करो। मैं अलमारी में दवाइयां रखता हूं, उनमें से दर्द की एक दवा खा लेना। उम्मीद है थोड़ी देर में तुम्हें आराम मिल जाएगा। अगर सुबह तक भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो हम बिना देर किए तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अवंतिका ने बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिला दिया। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन चीखें धीरे धीरे कम होने लगी थीं। मुकेश और अंजलि दोनों अवंतिका की रूम से बाहर आए। देखते देखते कुछ घंटे में सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि पूरे गांव में एक ऐसी खबर आग की तरह फैल चुकी थी जिसने हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। लोग अपने अपने घरों से जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। कोई कुछ पूछ रहा था तो कोई बिना कुछ बोले बस एक ही दिशा में भागे जा रहा था। मुकेश के घर के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। यह खबर राम प्रसाद तक भी पहुंच गई। यह सुनते ही उनके हाथ कांप गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कानों ने जो सुना वह सच ही नहीं हो सकता। उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। बिना एक पल गंवाए वे तेज कदमों से मुकेश के घर की तरफ निकल पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ उस एक रात में? अवंतिका की ये हालत के पीछे राज क्या है? और मुकेश के घर के सामने इतना भीड़ क्यों? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।